नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टी हॉल में अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से मिस मित्तल हर्षवर्धन को ग्रिड करती है और उसकी नज़रें वहां बैठे हुए लड़कों पर थी, जिस वजह से अनाया रेशमा को चिढ़ाती है। वही रेशमा को सच में अंदर से चूल मच रही थी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है, बस अपनी आंखें छोटी करके हर्षद जिंदल को घूरती है, जैसे कहना चाहती हो, आज तुम घर पर आकर मिलो, मैं तुम्हारा कचूम्बर बना दूं, तो मेरा नाम भी रेशमा नहीं। हर्षद जिंदल को भी अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस हो रही थी और वह जानता था कि यह तीखी और गुस्सेल नज़रें उसकी बीवी की है, इसीलिए उसने एक नज़र उठाकर मिस मित्तल को देखा भी नहीं। तभी हम मिस मित्तल के पास खड़ी हुई दोनों चमचियां आगे आई और उसमें से एक लड़की हर्षद जिंदल को ग्रिड करती है तो दूसरी विधान बंसल के नजदीक जाकर उसे ग्रिड करती है। यह नज़ारा दिखने में ऐसा था जैसे कुछ बार डांसर कुछ अमीर लड़कों को फंसा रही हो। वहीं उन लोगों को ऐसे अचानक वहां देखकर आसपास का माहौल खतरनाक हो रहा था, क्योंकि उनमें से किसी को भी अपनी प्राइवेसी में किसी को दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं थी। अगर वहां पर सबसे ज्यादा कोई टेंशन में था तो वह मिस्टर मित्तल थे, क्योंकि उसने अपनी बेटी की हरकत के बारे में सोचकर ही पसीना आ रहा था। ऊपर से वह खुश भी हो रहे थे। उनके हिसाब से उनकी बेटी काफी खूबसूरत और टैलेंटेड थी, और अगर वहां बैठे किसी एक की नजरें भी उसकी बेटी पर पड़ गई और उसकी बेटी के साथ उसका रिश्ता बन गया तो पूरा मित्तल परिवार मालामाल हो सकता था। यही लालच की वजह से उसने अपनी बेटी को रोका नहीं, बस दूर से ही इन चीजों पर नजर रख रहा था। यहाँ तक कि मिस्टर मित्तल की नजरें भी उसी ओर थी। उसने भी देख लिया था कि उसकी बेटी क्या कर रही है। कहीं ना कहीं वह भी चाहती थी कि उसकी बेटी इतने बड़े परिवार में किसी के साथ रिश्ता बनाए और किसी खानदान में शादी कर ले, लेकिन वह जानते थे कि इतने बड़े खानदान उनकी औकात से बाहर है। बट पैसों की बात नहीं थी, बात प्रतिष्ठा और पसंद की थी। और जैसा उसकी बेटी का नेचर है, पूरी रात क्लब में रहना, पार्टी करना, लोगों को नीचा दिखाना और खुद को कुछ महान समझना, इस हालत में कोई भी बड़ा खानदान उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, खास करके जो सच में अमीर और प्रतिष्ठित परिवार हो। लेकिन फिर भी उनके दिल में कहीं ना कहीं ये लालसा थी। दूसरी ओर हर्षवर्धन जहां बैठा था वहां का माहौल काफी गंभीर था। माहौल को इतना बिगड़ा हुआ देखकर हर्षवर्धन के पास बैठा हुआ शेयर होल्डर मामला संभालना चाहता था। वह जानता था कि यहाँ बैठा हुआ किसी भी इंसान को नाराज नहीं कर सकता, इसीलिए वह खुद की जान बचाने के लिए खड़ा हुआ और हर्षवर्धन से बोला, मिस्टर रावत, मुझे कुछ और बिजनेसमैन से भी मिलना है, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वह चला गया। वहीं मिस मित्तल अभी भी बेशर्म की तरह वहीं पर खड़ी थी। उसने वापस हर्षवर्धन को अप्रोच किया, यहाँ तक कि उसकी चमची भी वही कर रही थी। हर्षवर्धन जिसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी, उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। वही हर्षवर्धन को असहज महसूस करता हुआ देखकर अनाया जोर से चिढ़ाने के मूड में थी। उसने भी अपनी आंखें छोटी कर ली। वह हर्षवर्धन को परेशान करना पसंद करती थी, उसे कभी कभार चिढ़ाते भी थे, लेकिन वह उसे सच में बेचैन नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए उसने कड़क आवाज में मिस मित्तल की ओर देखकर बोला, अंडस्को, हेलो, क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन हैं और यहाँ आने का मकसद क्या है? वही हर्षवर्धन की जगह किसी लड़की की आवाज सुनकर मिस मित्तल की नज़र भी वहीं पर गई और अनाया को देखकर ही उसकी आंखें जो पहले घमंड से भरी हुई थी, उसमें जलन और गुस्सा नजर आने लगा। जलन इस बात की कि अनाया हद से ज्यादा खूबसूरत थी। बिना मेकअप, सिर्फ आईलाइनर और हल्के से बेबी क्रीम के इस्तेमाल करने के बाद भी अनाया इस हद तक खूबसूरत थी, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से वह मेकअप हमेशा ही अवॉइड करती थी और आज भी बिल्कुल वैसा ही था। उसकी नेचुरल खूबसूरती ही कुछ ज्यादा थी, जिस वजह से उसे देखकर ही जलन महसूस करने लगी। इसीलिए वह अनाया को नीची नजरों से देखते हुए बोली, और तुम कौन होती हो मुझे ये पूछने वाली? मैं तुमसे नहीं, मिस्टर रावत से बात कर रही थी। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो तुम जैसे छोटे लोगों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। वही यह सुनकर अभी कोई कुछ बोलता, उससे पहले ही पास बैठी हुई रेशमा मिस मित्तल का मजाक उड़ाते हुए बोली, देखो, बोल भी कौन रहा है जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है। वही यह सुनकर मिस मित्तल गुस्से में बोली, तारांकन, बकवास करना बंद करो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? ये सुनकर रेशमा घमंड भरी आवाज में बोली, बिल्कुल, तुम आमिर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, जिसके पास न ही दिमाग है
ना ही कोई काबिलियत है। और रही बात तुमने जिसकी इंसल्ट की, वह तुम्हारी औकात से बाहर है, क्योंकि वह हर्षवर्धन रावत की बीवी है। उसकी एक यही पहचान तुम जैसी सो मिस मित्तल को अपने घुटने पर लाने के लिए काफ़ी है। इसलिए आगे से तमीज से बात करना। वही यह सुनकर मिस मित्तल का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन वह जानती थी कि वह ज़्यादा बकवास नहीं कर सकती, क्योंकि हर्षवर्धन उसे गुस्सैल नज़रों से घूर रहा था, जैसे वह उसे अभी ही जान से मार देगा। वह खुद को विनम्र दिखाने की एक्टिंग करते हुए बोली, माफ़ करना मिस्टर रावत, मुझे नहीं पता था कि यह आपकी बीवी है। तभी पास बैठी हुई जीविका खुराना मजाक उड़ाने के अंदाज में बोली, लगता है जब मिस्टर रावत अनाया को सबके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे थे तब तुम शायद सदमे में होगी। जो तुम्हें नहीं पता, इस पार्टी में सबको पता है, तुम बस उसे नीचा दिखाना चाहती हो। ये सुनकर मिस मित्तल का गुस्सा बढ़ रहा था, लेकिन वह जानती थी कि वह यहाँ पर ज़्यादा बकवास नहीं कर सकती। फिर भी वह नाराज आवाज में बोली, जीविका इतना भी आगे मत बढ़ो, इस तरह से मुझे नीचा दिखाने का क्या मतलब है। ये सुनकर जीविका खुराना उसे घूरते हुए बोली, मिस मित्तल मैं आपसे इतनी भी नज़दीक नहीं हूँ, आपके लिए मैं मिस खुराना हूँ। और रही बात आपको नीचे खींचने की, तो यह आपने खुद किया है। तभी मिस मित्तल के पीछे खड़ी एक चमची आ गई और खुद को महान दिखाते हुए बोली, हम बस यहाँ पार्टी करने आए हैं मिसेज रावत, अगर हमसे कोई गलती भी हुई है तो आपको हमें माफ़ कर देना चाहिए। आखिरकार मिस मैटल इस पार्टी की होस्ट है और आपको उन्हीं के पार्टी में आकर उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। कहने में तो ऐसा लग रहा था जैसे वह दो लोगों के बीच सुलह करवा रही हो, लेकिन कोई भी समझदार आदमी समझ सकता था कि वह जानबूझकर आग लगा रही थी। वही उसकी बातें सुनकर अनाया अपने खतरनाक अंदाज में बोली, लगता है तुम लोगों को अभी भी ये पता नहीं चला कि किसके सामने अपनी जबान खोलनी चाहिए और किसके सामने चुप रहना चाहिए। और रही बात इस पार्टी के होस्ट की, तो होस्ट इतना काबिल भी होना चाहिए जिसकी रिस्पेक्ट की जाए। मिस मित्तल यहाँ सामने से आकर हमारे साथ बहस कर रही है और मेरी इंसल्ट कर रही है, और तुम कह रही हो कि मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि उसका रुतबा ऊंचा है। फिर वह नौटंकी करने के अंदाज में हर्षवर्धन की ओर देखकर बोली, मिस्टर हस्बैंड, मुझे तो लगा था कि आप ऐसे ही नहीं बल्कि रिचेस्ट आदमी हैं, यहाँ तक कि कई देश की गवर्नमेंट की आपसे डरती है, और यहाँ आकर मुझे पता चल रहा है कि आप इतने भी पावरफुल नहीं हैं। आखिरकार मित्तल परिवार जैसे मामूली फैमिली भी मुझसे माफ़ी मंगवाना चाहती है, आपकी बीवी बनना इतना भी फायदेमंद नहीं है। ये कहते हुए उसकी आंखों में शरारत थी। वहीं अनाया का अंदाज जहां मित्तल परिवार और आसपास सुन रहे लोगों को डर महसूस करवा रहा था और कुछ को तो गुस्सा आ रहा था अनाया की तीखी जुबान की वजह से। वही आसपास बैठे हुए अनाया के दोस्त यानी कि जिंदल परिवार और बंसल परिवार के लोग हंसना चाहते थे, बस अपना चेहरा छुपाकर इधर उधर नजर चुरा रहे थे। यहाँ तक कि कभी ना रिएक्शन देने वाले बंसल ब्रदर्स भी इस बार अनाया को ऐसे देख रहे थे जैसे सच में अनाया एक तीखी छुरी हो जो कभी भी किसी पर भी चल सकती हो। वही हर्षवर्धन जिसे अनाया को टारगेट किया था, उसकी आंखों में अंधेरा सा छा गया। जाहिर सी बात है उसकी बीवी उसे कह रही थी कि वह इनफ पावरफुल नहीं है। ये सुनते ही उसके आसपास का ऑरा खतरनाक हो गया। वह मिस मित्तल को घूरते हुए डरावनी आवाज में बोला, लगता है मिस्टर मित्तल को अपनी कंपनी प्यारी नहीं है जो वह अपनी बेलगाम बेटी को यहाँ पर मुसीबत खड़ी करने के लिए भेज रहे हैं। ये सुनते ही दूर खड़े हुए मिस्टर मित्तल और मिसेज मित्तल जो कब से तमाशा देख रहे हैं और उन्हें लग रहा था कि थोड़ी ही देर में उसकी बेटी वहां बैठे किसी न किसी का तो दिल जीत लेगी मां, उन दोनों के चेहरे काले पड़ गए। वह दोनों ही डरते हुए आगे आए और हर्षवर्धन से माफी मांगते हुए बोले, मिस्टर रावत हमें माफ कर देना, गलती सच में हमारी बेटी की है, हमने उसे अच्छे से नहीं सिखाया, आप चिंता मत कीजिए, वह आपसे माफी मांगेगी। इतना बोलकर मिस्टर मित्तल अपनी बेटी को घूरते हुए बोले, माफी मांगो मिस्टर रावत से। मिस मित्तल जी से माफी बिल्कुल नहीं मांगनी थी। वह फिर भी सर झुकाकर बोली, मुझे माफ करना मिस्टर रावत, इस बार मैं गलत थी। ये कहते हुए उसने अपनी मुठिया कस ली थी। तभी हर्षद जिंदल जिसे अपनी प्रिंसेस की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं थी, वह अपनी खतरनाक आवाज में बोला, मिस मित्तल को अभी भी गलतफहमी हो रही है, तुम्हें माफी हर्षवर्धन से नहीं मिसेज रावत से मांगने की जरूरत है। आखिरकार तुमने बेइज्जती उनकी की है। वही यह सुनकर तो वहां खड़े हर कोई हर्षद जिंदल को घूरने लगा। जाहिर सी बात है कठोर मिलिट्री जनरल
जो कभी भी किसी के भी लिए आवाज नहीं उठाता था, जिससे कोई भी नाराज करने से डरता था, वह आज एक लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना मुंह खोल रहा था। इसलिए हर कोई डर रहा था और हर कोई क्यूरोस था अनाया की आइडेंटिटी जाने के लिए। अपनी बेटी को अभी भी खामोश देखकर मिस्टर मित्तल गुस्से में बोले, माफी मांगो मैडम से। मिस मित्तल नाराज आवाज में बोली, लेकिन डैड मेरी कोई गलती नहीं है। तभी उसके डैड उसे जबरदस्ती झुकते हुए बोले, माफी मांगो मैडम से। मिस मित्तल ना चाहते हुए भी माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ करना। पीछे से मिस्टर और मिसेज मित्तल दोनों ही सिर झुकाकर माफी मांग रहे थे। जहां मिस्टर मित्तल डर रहे थे कहीं उसकी कंपनी बर्बाद ना हो जाए, वही श्रीमती मित्तल को गुस्सा रहा था। उसकी नजरों में मित्तल परिवार बहुत ऊंचा था। इस बार उसके पति की गलती थी, लेकिन फिर भी वह मानती थी कि उसका पति बिना वजह कुछ नहीं करता, इसीलिए वह बेइज्जती सहकर भी माफी मांग लेती है। अनाया उन्हें कुछ नहीं बोलती, वो उनके मुंह नहीं लगना चाहती थी। जैसे ही वह लोग वहां से हटे, आकाश जिंदल बोला, प्रिंसेस तुम ठीक तो हो? अनाया बोली, भाई मुझे क्या होने वाला है, ऐसी बिना दिमाग की लड़कियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी वहां पर हर्षवर्धन का सेक्रेटरी आया और उसके कान में कुछ कहा। ये सुनकर हर्षवर्धन अनाया को देखते हुए बोला, बीवी मुझे कुछ काम है, आधे घंटे के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। उसके बाद वह विक्की सहगल की ओर इशारा करता है कि विक्की भी उसके पीछे चला जाता है। यहाँ तक कि हर्षद जिंदल भी जिंदल कॉरपोरेशन की ओर से उसके पीछे चला जाता है और उनके साथ साथ रिधान बंसल भी जाता है, जो बंसल परिवार का बिजनेस देखता था। अब वहां पर आकाश और विधान बचे थे, जहां विधान बंसल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था और उसे ऐसे मीटिंग अटेंड करने का कोई मूड नहीं था। वही आकाश अपने भाई हर्षद जिंदल के इंस्ट्रक्शन पर अनाया का ध्यान रखने के लिए वहां बैठा हुआ था। सबके जाने के बाद विधान बंसल अनाया को देखकर बोला, वैसे मिस अनाया आपका शुक्रिया, आपने मॉल में उस दिन राधिका की मदद की थी। ये सुनकर अनाया मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर विधान राधिका मेरी दोस्त है, जाहिर सी बात है मैं उसके लिए खड़ी होंगी, इसके लिए आपको मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर विधान बोला, लेकिन फिर भी आपने उसे बहुत कुछ दिलाया था उस दिन, और यह गलत है। भले ही आप उसकी दोस्त है, लेकिन मैं आपको उसके लिए इतना सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अनाया भी उसके कहने का मतलब समझ गई थी। वह हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर बंसल आपको इतना फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरे पैसे खर्च करने से आपका दोस्त कंगाल नहीं होगा। अनाया इनडायरेक्ट कह रही थी कि हर्षवर्धन के लिए इतने पैसे कोई मायने नहीं रखते। ये सुनकर वह भी हंसने लगा। आज की दुनिया में कोई किसी और पर कुछ 1000 रुपए भी खर्च नहीं करता। वही अनाया ने कई करोड़ खर्च किए, लेकिन फिर भी उसने कोई नाराजगी नहीं दिखाई। क्या अनाया और बंसल परिवार और नजदीक आएंगे और क्या कोई पार्टी में वार करेगा अनाया पर? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।